नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं चंदबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो का 20वां खंड, जो कि है पद्मावती समय। इसमें पद्मावती का पृथ्वीराज के प्रति जो प्रेम भाव है उसका चित्रण किया गया है कि किस प्रकार पद्मावती पृथ्वीराज को बुलाती है और अपने विवाह से पहले वो पृथ्वीराज को स्वयं का हरण करने के लिए न्योता देती है। तो उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। अब से पहले जो हमने वीडियो करी थी उसमें हमने जाना था कि तोता पद्मावती से मिलता है और उसके पालन पोषण पद्मावती करती है। तो एक दिन तोता बताता है कि वो कहाँ से आया है, दिल्ली से आया है, जहाँ के राजा कौन है, पृथ्वीराज है। उसके बाद तोता उनकी वीरता का वर्णन करता है और पद्मावती उस वर्णन को सुनकर पृथ्वीराज से प्रेम करने लगती है या उन पर मोहित हो जाती है। उधर पद्मावती के पिता उसका जो विवाहिक संबंध है वो कुमोदमणि से करना चाहते हैं। उसी का चित्रण यहाँ पर हम कर रहे हैं। आज हम जो करेंगे वो 29वां पद है कि किस प्रकार जब बारात आती है तो कैसा दृश्य उपस्थित होता है, उसका देखेंगे आज हम। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चले 10 सहस असवार यान, पूरिये पैदल जेती तेती सुथान। चले, कौन चले? 10 सहस्र यानी 10,000। असवार से तात्पर्य क्या है? असवार यानी घोड़ों पर सवार, यान से मतलब क्या है? यान या जान। ये किसके लिए है? बारात के लिए, कि 10,000 घोड़े बारात में शामिल थे। पूरिये पैदल, कुछ जो है वो कैसे चल रहे थे? पैदल सेना भी चल रही थी और वो पैदल सेना पूरे स्थान पर जहां तहां, जेती तेती, जहां तहां, सुस्थान, अच्छा, सु से तात्पर्य क्या है? अच्छा स्थान जहां उन्हें मिला वहां सब जगह पैदल सेना भी फैल गई थी, यानी पैदल सेना भी भारी संख्या में थी जो वहां आगे बढ़ रहे थे। मंद मद गलित से पंच दंती, मनो साम साहबार बंग पंत पंती। देखिए, मद गलित, मद गलित कौन है यहाँ पर? मद से तात्पर्य क्या है? मस्त। मस्त कौन जा रहा था? किसके बारे में यहाँ बात चल रही है? हाथी के बारे में बात चल रही है कि मदमस्त होकर। गलित से तात्पर्य क्या है? पसीने से लथपथ। से यानी से, लथपथ हैं, गलित हैं, गले हुए हैं, यानी पसीना इतना ज्यादा आया हुआ है कि वो ऐसे लगते हैं कि गले हैं। से सो, पंच यानी 500 हाथी जो है, दंती यानी दांतों वाले कौन होते हैं? हाथी। बड़े बड़े दांत किस पशु के होते हैं? हाथी के होते हैं। तो 500 हाथी जो कि मदमस्त गति से थे और पसीने से बिल्कुल लथपथ थे, वो भी उस बारात में शामिल थे। और उनको देखकर कैसे लगता था? मानो। तो कौन सा अलंकार आएगा यहाँ पर? आप ये ध्यान में रखें कि उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर आएगा। मानो ऐसे लग रहा था। साम सहार, साम से तात्पर्य क्या है? शाम। सहार यानी पहाड़। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये पहाड़ ही आएगा। पहाड़। बग यानी बगुले जैसे चलते हैं शाम रंग के पहाड़ के आगे, पंक्ति में जब चलते हैं तो कैसे लगते हैं? ऐसे ही वो हाथी लग रहे थे। यहाँ पर जो हाथियों का शरीर है उसका रंग भी तो शाम है, तो और उनके जो दांत हैं वो कैसे लग रहे थे? जैसे शाम रंग के पहाड़ के आगे बगुले पंक्ति में उड़ते हुए प्रतीत होते हैं, वैसे ही सफेद दांतों वाले हाथी पंक्ति में चलते हुए ऐसे ही प्रतीत हो रहे थे। उनके दांत बगुले के समान प्रतीत हो रहे थे। तो यहाँ पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु में कल्पना की गई है, तो कौन सा अलंकार ये कहलाएगा? इसे वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार भी हम कह सकते हैं। चले अग्नि तेजी, सुजुते तुषार, चौवर 84 जू शक्ति भार, कंठ नग नूप अनूप सुलाल, रंग पंच रंग ढलकंत ढाल। तो चले, यहाँ अग्गी है। अग्गी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? आगे। और आगे कौन चल रहे थे? आगे तेजी से। सुजुते, सु यानी अच्छे से। सु का तात्पर्य मैंने यहां भी बताया था, सु का तात्पर्य क्या है? अच्छा है।
अच्छी तरह से जुते हुए। तुषार कौन है? ये है घोड़े। तुषार घोड़े की कौन सी नस्ल है? जिन घोड़ों को तुखारिस्तान से लेकर आया जाता है, उस देश से लाया जाता है तुखारिस्तान के, वहां की नस्ल के जो घोड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तुषार। चोवर, चोवर यहाँ पर क्या है? कलगी। और उन घोड़ों के क्या लगी हुई थी? कलगी लगी हुई थी। 84, 84 यानी घुंघरू, जूं, शक्ति, भार। उनके माथे पर क्या लगी है? घोड़ों के कलगी लगी है। 84 जूं यानी जैसे घुंघरुओं की माला उन्होंने अपने गले में पहन रखी है। घुंघरू की माला उन्होंने अपने गले में पहन रखी है और ऐसे लगता है जैसे अपनी ही शक्ति के भार से वो दब रहे हों, यानी बहुत भारी भरकम और शक्तिशाली शरीर वाले वो घोड़े हैं जो तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से किसके साथ जोत रखा है? सुजूते, यानी अच्छे से सुंदर तरीके से जोत रखा है। किसको? रथ को जोता हुआ है। रथ के आगे घोड़े को जोत रखा है, घोड़ों को जोत रखा है। वो तेज गति से चल रहे हैं। माथे पर कलगी है, उनके गले में घुंघरू की जो रस्सी है उसमें घुंघरू डाल रखे हैं और ऐसे लगता है अपनी ही शक्ति से वो भार अनुभव कर रहे हैं, यानी वो शक्तिशाली हैं। उनके कंठ में नग, नपु, अनूप, और उनके कंठ में क्या है? नग है। नग का मतलब क्या है? जो हीरे हैं, हीरे नग है। नूप से तात्पर्य यहां पर क्या है? नूप यानी अलग तरह की, श्रेष्ठ, अच्छे, सुंदर। अनूप यानी अद्वितीय सौंदर्य वाले। सुलाल, सुंदर सुनहरे लाल रंग के। पंच रंग, 5 रंगों में ढले हुए। ढलकंत यानी ढले हुए ढाल उन पर लटक रहे हैं। तो यह कहने का भाव क्या है कि घोड़ों का जो श्रृंगार किया हुआ है उसमें क्या है? हीरे हैं, श्रेष्ठ सुंदर लाल रंगों के जो लाल पत्थर उनके श्रृंगार में जड़े हुए हैं। उन्होंने जो उन पर आभूषण धारण करवा रखे हैं, यानी घोड़ों को सुंदर आभूषणों से सजाया हुआ है। उनके कंठ में हीरों और लाल पत्थरों से जो जड़े हुए आभूषण उनको पहना रखे हैं। और इसके साथ साथ ढलकंत ढाल, ढलकंत 5 रंगों की जो ढाल है वो ढलकंत यानी हिल रही है, हिलती हुई प्रतीत होती है। ढलकने का मतलब क्या है? हिलना डुलना, क्योंकि जैसे जैसे घोड़े चलते हैं तो उनके ऊपर लगाई हुई जो ढाल है वो हिल रही है, हिलती हुई प्रतीत होती है। पंच सुर साहद वाजित्र वाज, सहस सहनाय भिग्र मोहिराज, समुद्र सिर सिरस उछा छा, रचित मंडपो तोरण श्रेगाहा। देखिए यहाँ पर जो हमने अभी इनकी व्याख्या की है, ये किसकी व्याख्या है? जो बारात आ रही है, बारात का चित्रण यहाँ पर किया गया है। कुमोदमणि की बारात चल पड़ी है और उसका चित्रण किया है। उसमें हाथी हैं, घोड़े हैं, सब सजे हुए हैं। हाथियों की साथ किसकी ऐसे लगता है कि मानो बगुले चल रहे हैं। हाथी के दांत इतने सुंदर सफेद पंक्ति में चलते हुए बगुलों के समान प्रतीत होते हैं। और उसके बाद घोड़ों की सुंदरता का चित्रण किया है, उनकी शक्ति को शब्दों में समाहित करके यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे जो ये पंक्तियां हैं ये क्या है? कहाँ की घटना है? देखिए, समुद्र शिखर, यानी समुद्र शिखर में क्या चल रहा है वो इन पंक्तियों में बताया गया है। वहां पर पंचसुर साहद वाजित्र वाज, वाजित्र का मतलब बज रहे हैं, बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? बाज, बाजे, बाजे या वाद्य यंत्र बज रहे हैं। और कैसे? साहद, शब्दों से युक्त। कैसे शब्द हैं उनके? कितने? 5 सुरों से युक्त वो शब्द हैं, यानी 5 सुरों से साहद यानी शब्द या ध्वनि वो कैसी है? 5 सुरों से युक्त जो ध्वनियां है वहां वाद्य यंत्रों से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मंगल कार्य हो रहा है। सहस्र सहनाए भिग्र मोहिराज, सहस्र का मतलब क्या है? हजारों, हजारों। शहनाए यानी शहनाइयां, शहनाइयां। भिग्र से तात्पर्य होता है हिरण या मृग। मृग मोही, मोही से तात्पर्य क्या है? मोहित कर लेना। राज, राजा के महल में, राज यानी राज, राजत है या सुशोभित, राजत
विराजमान है, सुशोभित है, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यानी हजारों शहनाई वादक वहां शहनाई बजा रहे हैं और उस शहनाई की जो धुन है वो इतनी मीठी है, मोहित करने वाली है, इस प्रकार से वहां बज रही है कि वो भृग यानी मृग को भी मोहित कर ले। इतनी सुंदर शहनाई की वहां धुन उत्पन्न हो रही है कि मृग भी उसकी ओर मोहित हो जाए। कहा है समुद्र शिर शिशर उछा छा, समुद्र शिखर के उछा मतलब उत्साह, छा से मतलब छाया हुआ है। समुद्र संपूर्ण समुद्र शिखर में उत्साह छाया हुआ है और वहां पर शहनाइयां बज रही है। 5 सुरों से युक्त 5 अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं जो वहां पंचम सुर उत्पन्न कर रहे हैं और समुद्र शिखर में पूर्ण रूप से उत्साह का वातावरण है। रचित मंडपो तोरण श्रेय गाहा, रचित यानी रचे जा रहे हैं। क्या रचे जा रहे हैं? मंडप रचे जा रहे हैं। कहां पर? समुद्र शिखर में। तोरण से मतलब क्या होता है? वंदनवार, कि वंदनवार या तोरण लगाए जा रहे हैं, मंडप तैयार किए जा रहे हैं। रचित यानी रचे जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं मंडप और उन पर क्या लगाया जा रहा है? वंदनवार लगाई जा रही है। श्रीय गाह, श्री से मतलब यहां पर क्या है? शोभा। तोड़ लें आप इसको। श्री का मतलब क्या है? शोभा। उसके बाद जो शब्द है यगाह, यगा यानी अगाध, अगाध शोभा से युक्त क्या तैयार हो रहे हैं? मंडप तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुमोद मणि के स्वागत में वहां मंडप लगाए जा रहे हैं। कहाँ? समुद्र शिखर में मंडप लगाए जा रहे हैं और वो मंडप कैसे हैं? अगाध शोभा से युक्त हैं। इतनी ज्यादा सुंदरता उनकी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर समुद्र शिखर में शादी की क्या तैयारियां चल रही हैं उसका चित्रण इन पंक्तियों में इस पद में किया गया है। पद्मावती बिलसी बर बाल बेली, कही कीर सो बात तब हो इकेली। लेकिन पद्मावती के मन में तो कुछ और चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने मन में किसको बसा लिया? पृथ्वीराज को बसा लिया। वो पृथ्वीराज से मन ही मन प्रेम करने लगी है। इसीलिए जब पद्मावती को इस विषय में पता चलता है तो उसका क्या प्रतिक्रिया आती है? पद्मावती बिलसी का मतलब व्याकुल होकर, बिलसी व्याकुल होकर या बिलख कर या व्याकुलता से परिपूर्ण होकर। बर, बर का मतलब क्या है? श्रेष्ठ या अच्छा। बाल यानी नवीन, नवीन। बेली से क्या होती है? बेल। कैसे व्याकुल हो गई? जैसे नई बेल व्याकुल हो जाती है। नवीन लता के समान जो नई लता होती है, अगर उसको पानी ना मिले, उसको सही तरीके से देखभाल ना मिले तो यानी बदलते हुए मौसम के परिवर्तन से, मौसम में परिवर्तन आने से वो नवीन जो बेल है, लता है, वो कैसे हो जाती है? वैसा ही चित्रण, वैसी व्याकुलता है। जिस प्रकार नई बेल छटपटा जाती है, मुरझाने लगती है, वैसे ही व्याकुल कौन हो रही है? नवीन बेल के समान कौन है? पद्मावती है। यानी कोमल शरीर वाली पद्मावती व्याकुल हो जाती है जब उसे अपने विवाह की बात का पता चलता है। और कही कीर, तब वो क्या करती है? कहती है किससे? तोते सो, तोते सो यानी तोते से। बात तब हो इकेली, इकेली का मतलब अकेली होकर, कि परिजन सुन ना ले, इसलिए वो अकेले होने का अवसर देखती है और तोते से अपने मन की बात कहती है। झट जाहू, झट यानी जल्दी से, झटपट। जाहू जाओ, तुम है कीर, कि हे तोते तुम जल्दी से जाओ। कहाँ? दिल्ली सुदेश। तुमने जिस दिल्ली सुंदर देश के बारे में मुझे बताया है, तुम वहां जल्दी से जाओ। बर चौहान जू आनो नरेश, और आनो, आनो का मतलब क्या है? बुलाकर, बुलाना। कि तुम्हें किसको बुलाना है? जो चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान को, जो श्रेष्ठ है, वीर है, शक्तिशाली है, उस नरेश राजा को तुम बुलाकर लाओ, कि तुम ये मेरा संदेश लेकर जाओ और राजा को जल्द से जल्द बुलाकर लाओ। आनो तुम्हें चौहान बर अरु कहीं यह संदेश। और आनो, आनो यानी और, तुम चौहान जो वीर राजा चौहान पृथ्वीराज है, उनको जाकर और कहिए, कहना है। यह यानी यही संदेश। कौन सा संदेश कहना है? सांस शरीर ही जो रहे
प्रिय पृथ्वीराज नरेश। तो कहती है कि तुम जाकर कहना कि जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी, जो रहे, कब तक सांस रहेगी, शरीर नहीं, कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मेरी सांसें रहेंगी, तब तक प्रिय, मुझे प्रिय कौन रहेंगे, राजा पृथ्वीराज चौहान ही मुझे प्रिय रहेंगे। तो यहाँ पर पद्मावती के प्रेम का वर्णन है और वो अपने प्रेम भाव को किसके सामने व्यक्त कर रही है, तोते के सामने बता रही है कि तुम जाकर जल्दी से उन्हें संदेश दो कि पद्मावती तुमसे प्रेम करती है और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं उन्हीं से प्रेम करती रहूंगी। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिसी कगर दीनो। प्रिय पृथ्वीराज नरेश के लिए, जोग का मतलब योग्य, कि उनके योग्य जो कुछ बताने वाला था, उनको बताने के योग्य जो बातें थी, लिसी, लिसी का मतलब क्या है, लिख कर, कगर यानी कागज पर, कागज, दिनों दिया, कि कागज पर लिख कर, किसने दिया, पद्मावती ने, और किसको दिया, तोते को दिया। पद्मावती ने तोते को कागज पर लिखकर वो सब बातें जो पृथ्वीराज को बताने के योग्य थी वो लिख कर दी। लगन बरग रची सरब दिन, और लगन, लगन के बरग बारे में रच दिया सब कुछ, और अपने विवाह के बारे में सब कुछ जो संभव हो सका वो सब लिख दिया। क्या लिखा, दिन द्वादश शशि लीन्यो। दिन किसका है, द्वादश का। द्वादश यानी जो द्वादशी होती है जिसको हम बारस कहते हैं, द्वादशी कहते हैं, द्वादशी का दिन है शशि लीनो, यानी यहाँ पर कौन सा पक्ष है, यहाँ पर शुक्ल पक्ष है। शशि, शशि यानी चंद्रमा है, बारस का चंद्रमा जिस दिन है तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी को 11 अरु 30 यानी यहाँ पर क्या है, 1130। संवत क्या है, 1130 संवत में द्वादशी का दिन है। साश संवत परमान है, परमाने का मतलब प्रमाण, कि ये प्रमाण है। सास का मतलब यहाँ पर क्या है, वैशाख जो महीना होता है, वैशाख की संवत, वैशाख के महीने में क्या हो रहा है, मेरा विवाह हो रहा है, और दिन कौन सा है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन है। जो पितरी कुल शुद्ध, कि अगर तुम्हें, पितरी का मतलब मेरे पिता का, कुल शुद्ध लगे, यानी मेरे पिता के साथ अगर तुम्हें पारिवारिक संबंध बनाना ठीक लगे, हमारा कुल तुम्हें अच्छा लगे, बरनी बरी रखू प्राण है, कि तुम वरण कर लो। वरण का मतलब क्या है, मुझे मेरा वरण कर लो, बरी का मतलब जल्दी से मेरा वरण कर लो, रखू और रखो मेरे प्राण, कि मेरे प्राणों को तुम रख लो या मेरे प्राण तुम बचा लो। तो यहाँ प्रमाण है को आप ध्यान में रखें कि ये मेरे पास प्रमाण है अपने विवाह का, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि दिन तिथि वार महीना सब निश्चित है और मेरा विवाह होने जा रहा है। लेकिन अगर तुम मुझे अपने अनुकूल समझते हो, मेरे पिता के कुल को अच्छा कुल समझते हो, तो तुम मेरा क्या कर लो, हरण कर लो या वरण कर लो, कि तुम मुझे अपना लो और यहाँ से मुझे ले जाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। दिशंत दिठी उचरिय वर एक पलक विलंब न करिए। दिशंत का मतलब देखते ही, जो चिट्ठी तुम्हें दी है उसको देखते ही चल पड़ना, वर यानी वरण करने के लिए उसी समय तुम चल पड़ना जब तुम इस, जो मैंने लिख कर दिया है, दीठी है यानी दिया है, दिशंत देखते ही, जो मैंने दिया है उसको देखते ही, चरिए चल पड़ना तभी उसी पल, एक पलक विलंब न करिए, एक पल के लिए भी विलंब नहीं करना है। विलंब के मतलब देर नहीं लगानी है। अलगारी रेयनी दिन पंच में। अलगारी रेयनी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, अलग यानी गुप्त रूप से, अलग, अलगारी यानी गुप्त रूप से, गुप्त रूप से, रैनी यानी रैन में, रात्रि में, दिन पंच में, 5 दिनों में, 5
दिनों में, पंच यानी 5, मह यानी में, कितने दिनों में, 5 दिनों में तुम यहाँ पहुंच जाना। गुप्त रूप से रैनी यानी रात्रि में। कैसे बता रही है कि कैसे आना है तुम्हें और क्या करना है। जो रुक्मणी कन्है वरीय, जैसे कन्है कौन है, कान्हा यानी कृष्ण ने क्या किया था, रुक्मणी का वरण कर लिया था, उसी प्रकार तुम आकर मेरा भी वरण कर लेना। तो यहाँ जो आ रहा है तो क्या है, उपमा अलंकार है। यानी जैसे रुक्मणी का वरण किसने किया था, कृष्ण ने किया था, उसी प्रकार से तुम आकर 5 दिनों बाद तुम मेरे पास पहुंच जाना और 5 दिनों बाद मेरा वरण यहां से तुम कर लेना। तो यहाँ पर वो किसको संदेश दे रही है, तोते को लिख कर दिया है। और किसके लिए लिखा है, पृथ्वीराज चौहान के लिए लिखा है कि तुम्हें क्या करना है, कब मेरा विवाह निश्चित है, मैं तुम्हें मन से अपना चुकी हूं। अगर तुम्हें मैं तुम्हारे लायक लगूं, मेरे पिता का कुल तुम्हें अपने लायक लगे, तो तुम 5 दिनों बाद आना और मेरा उसी प्रकार से वरण कर लेना जैसे कि कृष्ण ने रुक्मणी का किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।